नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लामा इकबाल का ये शेर बहुत ख़ास है और इससे बहुत कुछ सबक लिया जा सकता है, सीखा जा सकता है। और इसी से सीखते हुए डॉक्टर समन फुरकान ने एक शुरुआत की थी। उनकी ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल में गुजरी और वो उस बदायूं की रहने वाली हैं जो शकील बदायूं के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैंने एक शेर से अपनी बात की शुरुआत की। जब वो सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ रही थी तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन ज़िंदगी में मुकाम और मंजिलें हासिल करनी थी, मम्मी पापा का नाम रोशन करना था और वो ख्वाहिश पूरी करनी थी जो उनका डॉक्टर बनने का सपना था अपनी बेटी के लिए। यही वजह है कि वो अलीगढ़ में चली गई और अलीगढ़ से उन्होंने अपनी और तमाम पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 2011-12 में उनका MBBS में सिलेक्शन हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त में, क्योंकि उनके पूरे ख़ानदान में मेडिकल की फील्ड में लोगों का तवज्जो नहीं था। उन्होंने एक शुरुआत की और फ़ीमेल के लिए, ख़ासतौर से मुस्लिम फ़ीमेल के लिए तो यकीनन बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने MBBS वहाँ से मुकम्मल किया। उसके बाद मंजिलें हासिल करनी थी, मुकाम हासिल करने थे और सपने पूरे करने थे। यही वजह है उन्होंने MS किया। 2018 में उनका शुरुआत हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और उनकी रैंक भी बड़ी ज़बरदस्त थी। वो चाहती कहीं भी एडमिशन ले लेती। उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर MS ज्ञानी में किया और उसके बाद वो अब जो है 2020-21 में वो बरेली वापस आ गई और इस वक्त रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनसे हम महिलाओं से जुड़े हुए तमाम विषय पर बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे उनके शौक़ की और ज़िंदगी के उस स्ट्रगल की जो उन्होंने बड़ी कम उम्र से महसूस किया, क्योंकि बहनों का साथ था, वालिद नहीं थे और उसके बाद भी आगे बढ़ती चली गई और आज एक सही मुकाम पर हैं। महिलाओं से जुड़े हुए कई विषय हैं, उस पर लेकर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समन फुरकान जी। फुरकान उनके वालिद का नाम है, बदायूं की रहने वाली। तमाम विषयों पर बात करेंगे। मैंने जब शुरुआत की थी उस वक्त पर बहुत मुश्किल था। जैसे MBBS की कोचिंग करना तो मुझे पैदल जाना पड़ता था, तो लगभग 5-6 किलोमीटर तक मैं पैदल जाती थी और पैदल जाकर फिर कोचिंग करना और उसके बाद फिर पैदल आके वापस आना और दिन फिर पढ़ाई करना, फिर पूरा दिन पूरी रात पढ़ाई करना और फिर सुबह में फिर निकल जाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं थी। फ़ीस के पैसे नहीं थे। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ किया। मेरे बदायूं के ये टीचर थे, उन्होंने बोला कि मैं तुमको फ्री में पढ़ा दूँगा, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तीनों टीचर जो थे, तीनों ने मुझे फ्री में MBBS की कोचिंग की और आज मैं कोचिंग दी और आज मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैंने दिन पढ़ाई करके और उसके बाद उनका नाम भी रोशन किया। और फिर उसके बाद फिर MBBS में जब सिलेक्शन हो गया, फिर पढ़ाई करने के बाद फिर PG एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। PG एंट्रेंस की जब तैयारी शुरू की तब पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक आई थी, मुझे सर्जरी मिल रहा था, लेकिन मेरा जो जहन लगा हुआ था वो सिर्फ गायनी के लिए था कि मुझे गायनी लेना है और औरतों बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है कि औरतों की सेहत पे ध्यान दूँ, औरतों की सेहत को इम्प्रूव करने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते इस वजह। लोग औरतों की जो सेहत है उस पर लोग भी ध्यान नहीं देते और वो खुद भी नहीं ध्यान दे पाते हैं। इसलिए मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना था, इसलिए मैंने MD की तैयारी फिर से शुरू की और देन एक अच्छी रैंक आने के बाद मैंने गायनी ही लेना प्रेफर किया। जी जी, अब हम उससे जुड़े हुए आपसे सवाल करेंगे। एक बड़ा कॉमन सवाल आता है आम जनता से, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं, ज़्यादातर आबादी गाँव में रहती है और मुस्लिम ख़वातीन के साथ बड़ी चीज़ें सामने आती हैं। ऑपरेशन को लेकर एक बात चलती है कि भाई सर्जरी बहुत ज़्यादा लोग होने लगे, जो डिलीवरी होती है उसके पीछे सर्जरी ज़्यादा हो रही है। आप क्या वजह मानती है कि सर्जरी, क्या जो लेडीज़ है उसकी खुद की ख्वाहिश ज़्यादा हो गई है या फिर क्योंकि हमारी टेक्निक आजकल ज़्यादा हो गई है, हम तकलीफ़ से बचना चाहते हैं और भी चीज़ें, क्या वजह मानती हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात बहुत सारी हैं। जैसे एक डॉक्टर का भी एक रहता है कि आजकल डॉक्टर को एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए टाइम अच्छा खासा देना होता है, तो वो इतना टाइम नहीं देना चाहते। लेकिन दूसरी जो वजह मैंने जो फेस की है वो मुझे लगता है कि आज जैसे नॉर्मल डिलीवरी, जैसे हमें पता है, हमारे इस्लाम में हमने सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है वो इतना ज़्यादा पेन होता है कि और अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत औरत के पैरों तले जन्नत दे दी है इसी वजह से कि वो पेन इतना ज़्यादा होता है। तो आजकल
कि जो ख्वातीन हैं वो बहुत बाहर काम करती हैं और इतना टाइम नहीं है उनके पास, तो वो प्रिफ़र करती हैं कि वो ऑपरेशन कराएं और इस दर्द से बच के और जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज होकर अपने काम में लग जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी का रेट इसलिए भी कम हो रहा है। जी जी। अच्छा, मतलब मैं एक और छोटा सा एक सवाल अक्सर होता है कि कहा जाता है कि अभी ऑपरेशन केवल 3 हो सकते हैं, तो क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई है या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, या ख़तरा बढ़ जाता है? जो सर्जरी जब डिलीवरी होती तो 3 ही सर्जरी हो सकती हैं, ऐसा कुछ है थोड़ा सा? ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिर्फ 3 हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ख़तरा बढ़ जाता है। जैसे अगर आप जाएं तो सऊदी अरेबिया में 5 सिजेरियन भी हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये ख़तरे की वजह से, ये ख़तरे की अलामत हो जाती है, क्योंकि जो औरत का जो प्लासेंटा जो खड़ाई होती है उसके चिपकने का ख़तरा बहुत रहता है और देन फिर औरत की जान तक बन सकती है। तो इसलिए हम लोग पहले ही उनको ये ख़तरे की ये वार्निंग दे देते हैं कि 3 ही सिजेरियन हो सकते हैं। जी। अच्छा, मैं अब दूसरा सवाल पे आ रहा हूँ। बहुत ही कॉमन एक सवाल उठता है कि बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है, आप इसके पीछे वजह क्या मानती हैं और आज के टाइम में किस तरह से इलाज मुमकिन हो पाया है, और क्या एडवाइस देना चाहती हैं फीमेल को कि वो उससे बच सकें और समय पे इलाज करा सकें? बच्चेदानी का कैंसर, इस मामले में मैंने जो फेस किया है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी किसी औरत को एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है जो महीने से हट के होती है, तो उनका मानना ये होता है कि हम इसको निकलवा दें क्योंकि हमें ब्लीडिंग होने लगी है। वो ये इवैल्यूएट ही नहीं कराना चाहती है, दिखवाना ही नहीं चाहती हैं कि उनको कहीं कैंसर की निशानी तो नहीं बन गई। तो जो पहली जांच बायोप्सी की होती है वो बायोप्सी कराने से पहले ही बच्चेदानी को निकलवा देती हैं, और उससे नुकसान ये होता है कि जैसे बच्चेदानी निकल गई और बाद में पता चला कि कैंसर बहुत फैला हुआ है, तो रेडियोथेरेपी की बात आती है। अब रेडियोथेरेपी देने के लिए बच्चेदानी एक जरिया होता है, वो जरिया वो निकलवा देती हैं पहले ही, और ये बहुत ही दिक्कत की बात है जो आने वाले फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी होने वाली है। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, 1-2 सवाल रह गए। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, जाहिर होता भी है, और बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। आप क्या मैसेज और पैगाम देना चाहती हैं ख़ास तौर से उस तबके को जो गांव में रह रहा है? उसके लिए लक्षण क्या है, रीज़न क्या होते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, या किस तरह से आजकल इलाज उसका अवेलेबल है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक चीज़ होती है सेल्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि जो औरत है वो अपना खुद का एग्जामिनेशन कर सकती है, खुद ही वो अपना ब्रेस्ट में कोई नोड्यूल अगर उसको फील हो रहा है या कोई उसको हल्का सा डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखवाना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर कोई औरत को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो सर्जरी में दिखा रही है तो वो औरत को चाहिए कि वो अपने को पूरा इवैल्यूएट कराए, क्योंकि एक बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जैसे लिंच सिंड्रोम होती है, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, उसमें ये होता है कि एक ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ औरत को एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलोन कैंसर और ये सारी परेशानियां रहती हैं। तो अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है या कोई और कैंसर डायग्नोज हुआ है तो वो अपने आप को पूरा इवैल्यूएट कराए कि कहीं उसको और कैंसर के निशानियां तो नहीं डेवलप हो रही हैं और कैंसर तो नहीं बन रहे हैं। तो ये मेरे लिए पैगाम है। जी जी, बस एक छोटी सी बात और जानना चाहूँगा, बांझपन के बारे में कहा जाता है आज के टाइम में इलाज अवेलेबल हो पाया है, तो क्या आप मैसेज देना चाहती हैं? बहुत सारी टेक्निक आ गई है, IVF की बात होती है, और भी चीज़ें हैं, उसको लेकर अगर आप कुछ पैगाम देना चाहती हैं कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या हम चाहें क्या बेहतर कर सकते हैं? आधुनिक तकनीक आ चुकी है। बांझपन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे पास आधुनिक टेक्निक तो बहुत सारी आ गई है, लेकिन आधुनिक टेक्निक से पहले ही जो औरत होती है जब वो दिखाने जाती है तो शौहर का कहना ये होता है कि तुम ही में परेशानी है, तुम दिखाओ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ औरत में परेशानी नहीं होती है, शौहर में भी हो सकती है। तो दोनों लोग डॉक्टर के पास जाएं और दोनों का एक साथ एक एग्जामिनेशन हिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी दिक्कत दोनों तरफ से भी हो सकती है। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि पहले तो आप शुरुआत सही से करें। मॉडर्न टेक्निक्स तो है, लेकिन वो हम तब करेंगे जब हमें पता चलेगा कि किस में बीमारी है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि दोनों को इवैल्यूएट करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतें
ये जो औरतें भी, कपल जो होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, वो अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर पहले उनकी बहुत सारी भारी सी जांचें होती हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो शुरुआत से भारी सी जांचें कराता है। तो मेरा मानना ये है कि जांचें लगभग एक ही होती हैं, औरत की कुछ जांचें होती हैं और आदमी की कुछ जांच होती है, वो हर डॉक्टर की सेम होती है। तो मेरा मानना ये है कि एक ही डॉक्टर को पूरा दिखाएं और जब वो किसी एक निष्कर्ष पे निकल जाए तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट की तरफ प्रोसीड करें। मैं बस आखिरी और सवाल जानना चाहता हूँ, आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, मुस्लिम समुदाय का एजुकेशन रेट हम देखते हैं तो बहुत कम है, तमाम रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और तमाम, जबकि इस्लाम की पहली शुरुआत इक़रा से होती है, एक पहली आयत ही इक़रा जिसमें तालीम और इल्म की बात की गई है। आप एक डॉक्टर बन पाई हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्योंकि लेडीज़ को लेकर, महिलाओं को लेकर, पढ़ाई को लेकर आज भी कमी नज़र आती है, अगर चाहें कोई पैगाम उस तरफ भी दे सकते हैं। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने कभी भी अपनी ज़ौजा को पढ़ाई से या किसी चीज़ से नहीं रोका। तो हम लोगों को ये जो लगता है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इस्लाम खुद हमें बोलता है कि पढ़ाई करो, इल्म हासिल करो पैदाइश से लेके कब्र तक। तो हमारा इस्लाम ही हमें बोला है कि कब्र तक इल्म हासिल करो। हमें क्या है कि अगर हमें लगता है कि पर्दा हमें चाहिए तो हम पर्दे में भी इल्म हासिल कर सकते हैं, और इल्म हासिल करने के तरीके बहुत हैं। और आजकल ये बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऑनलाइन टेक्निक्स आ गई हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो मुझे लगता है आजकल जितना हमें फ़ायदा है उतना फ़ायदा शायद ना हो, अभी हम बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। जी, बस एक आखिरी बात आपकी ज़ाती ज़िंदगी से जानना चाहता हूँ, आपने बड़ी मेहनत से MBBS किया, MS किया और तमाम चीज़ें आप कर चुकी हैं। मसरूफ़ लाइफ होती है एक डॉक्टर की, और आप तो महिलाओं की सर्जरी भी करती हैं, तमाम चीज़ें आपने 200 और करीब 500 से ज़्यादा सर्जरी भी करी हैं। इतनी मसरूफ़ लाइफ में अपने मनोरंजन के लिए आप क्या कर पाती हैं? कोई शायरी का शौक़ रखती हैं या और भी किसी तरह का कोई शौक़ ऐसा? शुरुआत से ही मुझे शायरी का बहुत शौक़ रहा है। मैं जब अलीगढ़ में थी तब मुझे बैतबाजी का बहुत शौक़ रहा था, तो हम लोग बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, और मेरा शौक़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत रहा है, जैसे ऐसे राइटिंग, डिबेट, मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिल चुके हैं, और बैतबाजी में मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं। मेरा जो शायर हैं जो मुझे पसंद है, इकबाल मुझे बहुत पसंद है, और उनकी शायरी मैं हमेशा पढ़ती हूँ और बोलना पसंद करती हूँ। जी, अगर चाहें कोई गज़ल का या कोई शेर आपके जहन में हो जो हौसला बढ़ा सकें तो आप पढ़ सकती हैं। अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद आपके लिए, बहुत सारी दुआएं हैं कि आप बरेली बदायूं का नाम रोशन करें और ज़िंदगी को बचा सकें और आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो आपका। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ थी डॉक्टर समन फुरकान, जिससे हमने तमाम विषयों पर बात की और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तमाम बातों का जवाब दिया। साथ ही क्योंकि अल्लामा इकबाल उनके पसंदीदा शायर हैं, तो उनका एक शेर भी पढ़ा जिसमें हौसले की बात की गई और कदम बढ़ाने की बात की ताकि मंजिलें हासिल की जा सकें। यकीनन इस तरह की जो मिसाल होती है हमारे लोगों के बीच, कौम के बीच, समाज के बीच, सोसाइटी के बीच, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, और उनकी उम्र अभी ऐसी है जिसमें उनको बहुत सारी मंजिलें और मुकाम हासिल करने हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास अटल।